1945 से लेकर 1956 108 साल के संघर्ष के बाद हमें भारतीय संविधान मिला। और भारतीय संविधान इतने आसानी से नहीं मिला है, भारतीय संविधान के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी है। अपने बच्चे को लोगों ने कुर्बान कर दिया है, खाने का ध्यान नहीं दिया। हम उस संविधान को और संविधान दिन को आज मना रहे। दरअसल कहा जाए तो आज संविधान अमर दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में राजनीति में जब प्रवेश करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया। वैसे तो उनकी जिंदगी का जिंदगी ही एक मकसद थी, लेकिन उन्होंने अपना एक मकसद बनाया और वो मकसद पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे मकसद बनाए। वैसे तो उनका बहुत बड़ा मकसद था व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन को पूरा करने के लिए 3 और मकसद बनाए। पहला अस्पृश्यता का अंत, दूसरा राज्य करती समाज को शासन करती समाज बनाना, तीसरा न्याय समता पूर्णता बंधुता के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना। यानी व्यवस्था परिवर्तन को पूरा करने के लिए 3 और उद्देश्य बनाए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 3 योजना बनाई। कौन सी योजना? सबसे पहली योजना बनाई सेपरेट इलेक्टोरेट प्रथम निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा बनाया सेपरेट सेटलमेंट और तीसरा बनाया भारतीय संविधान। वो 3 योजना भारतीय संविधान योजना के तहत लाई गई। ये पहलू जो पूरे देश भर में छूट जाता है, उस पहलू पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट ये किसी कारणवश फेल हो, कुछ धुंध लोगों की वजह से फेल किया गया, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी कीमत पर फेल होने देना नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय संविधान स्वाभिमान का, हमें मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण और का अधिकार भारतीय संविधान से मिला है। तो भारतीय संविधान स्वाभिमान के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी और समाज लगाई। अब भारतीय संविधान जिसके लिए लेके आ रहे थे, हमको समझना भी होगा कि हमारे लिए किस और होगी। तो भारतीय संविधान जिनके लिए लेके आना चाहते थे, उनके लिए आंदोलन किया। पहला आंदोलन किया 1916 से लेकर 1927, जिसको महाराष्ट्र तालाब आंदोलन से आप जानते हैं। वो केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, वो स्वाभिमान जगाने का आंदोलन। दूसरा आंदोलन किया 1930 से लेकर 35, कालाराम मंदिर का आंदोलन, वो भी मंदिर जाने का आंदोलन नहीं था, स्वाभिमान जगाने का आंदोलन था। और तीसरा आंदोलन किया नागपुर के अंदर 75,000 लोग गए थे, 50,000 पुरुष गए थे, 25,000 महिलाएं गई थी, और वो भी स्वाभिमान का आंदोलन था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां कहा था, मुझे महिलाओं के संगठन पर पूरा विश्वास। क्या कहा था? मुझे महिलाओं के संगठन पर पूरा विश्वास है। अगर महिलाएं इस देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है तो व्यवस्था परिवर्तन करने में मुझे चंद महीनों लगेंगे। इसके पीछे का रीजन आपको बताते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब आप संतान को पैदा करते हैं तो संतान को रोटी के लिए मत लगाओ, यानी उनको रोटी के लिए सिर्फ नहीं था, उनको शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, ये सारी चीजें देनी होती। अगर आप ये सारी चीजें उनको दे देते हैं तो उससे क्या होगा? बच्चा बड़ा होकर के अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला लेंगे। लेकिन अगर आपने उसको ये सारी चीजें नहीं दिया तो बच्चा गुलाम हो जाएगा। और ये काम महिलाओं से ज्यादा अच्छा कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों की भी बहुत दुख होता है। आप माँ ने हमें पैदा किया तो क्या आप चाहती है हमारा अपमान भरे बाजार में किया जाए? यहाँ बैठी कोई भी महिला नहीं चाहती कि हमारा अपमान भरे बाजार में किया जाए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी महिलाओं को कहते हैं कि कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ी पहने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पति से जाना चाहिए
अम्बेडकर ने कहा था सोने की चूड़ी पहना, सोने की चूड़ी डाली। उन्होंने आगे भी कहा कि सोने की चूड़ी पहनो कब, जब अधिकार बचेगा तब। पहले अधिकार की लड़ाई लड़ो, और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको वो सभा बुलानी पड़ी थी, और सभा में समस्त महिलाएं उपस्थित थी। उस महिलाओं के संगठन इसलिए उन्होंने कहा मुझे विश्वास है क्योंकि महिला घर चलाती। अगर आप जिस जिंदगी जी रहे ना, आपको वर्तमान में आप सिर्फ पुरुष को देख के होंगे, वरना महिलाएं भी सिर्फ हुआ करती थी। महिलाएं ही आपकी जिंदगी में कितना नमक पड़ना चाहिए, कितना मिर्च आपको खानी चाहिए, उसका लेखा जोखा रखती है। अगर एक महिला घर में खाना ना बनाना, 4 दिन होटल का खाना खाना पड़े, तो आप ही कहेंगे कि नहीं, इस घर में महिलाओं की जरूरत है। आपके बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कहते घर की जो शोभा होती है वो महिला होती है। तो अगर घर की शोभा महिला होती है तो क्या देश की शोभा देश की शोभा महिला होनी चाहिए। अगर महिला देश की शोभा होगी तो आप जैसे लोगों की सुरक्षा कौन करें। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये बात महिलाओं पे फोकस क्यों करना चाहती हूँ। यहाँ भारत की आधी आबादी बैठी हुई है। सूरत का मेरा तीसरा दौरा है प्रोग्राम को लेकर। तीसरे दौरे में मैंने कभी महिलाओं की संख्या कम नहीं देखी है, बल्कि पूरा राज्य हुआ करती है। टीम के लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी ऊर्जा को बरकरार रखा है, अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं छोड़ी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सपने को पूरा करने के लिए जो भी आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं भूतकाल में, उस इल्जाम को छुड़ाने का आप लोगों ने प्रण ले लिया है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब उस सभा में ये बात कहते हैं महिलाओं के संगठन के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, तो वो भी स्वाभिमान का आंदोलन था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कानून ऐसा करवा लो कि आपके साथ अन्याय क्या कह रहे हैं, कानून ऐसा बनवा लो कि आपके साथ अन्याय ना हो। इंसान होकर भी किसी ने स्वाभिमान छोड़ दे। वो कह रहे कि स्वाभिमान के लिए आपको अगर रोटी चाहिए तो आप स्वाभिमान को दे देते। अगर कोई भेड़िया से कहे, भेड़ से कहता है भेड़िया कि चलो तुम्हें सब ले जाएंगे, तो अगर समझदार और सयाना भेड़िया होगा, झूठ गए तो समझेगा, तो भेड़िया को पता होगा कि मैं इसको झूठ सिखा के ले जा रहा हूँ। लेकिन अगर सयाना भेड़ होगा, उसको पता होगा मुझे लेके जाएगा तो रास्ते में खा जाएगा। आज वर्तमान में मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझना होगा, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, संविधान की प्रोसेस क्या है, एग्जैक्ट संविधान क्या है, संविधान का परिणाम क्या है, और आज की जो दशा है उस स्थिति में आज संविधान की हालत में है। ये 4-5 चीजों को समझने की जरूरत है। और इतना भी समझना होगा भारतीय संविधान अगर लागू किया गया है तो कितना लागू हुआ है, कितना नहीं लागू हुआ है, और जो लागू नहीं हुआ है तो वो क्यों लागू नहीं हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में देख के ये पृष्ठभूमि आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोग वतन की बात कह के गलतफहमी पैदा करते हैं। लोग वतन की बात कह के गलतफहमी पैदा करते हैं। आप बस्तियों में रहते हैं, बस्ती का उद्धार आप पे निर्भर करता है कि उस बस्ती में क्या क्या जरूरत है, लेकिन लोग ऊपर से केवल आदेश देते हैं और आपकी बस्ती में आधा अधूरा काम होता है। आपके द्वारा दिए गया जो भी ज्ञापन होता है उस पर कोई काम नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं महिलाओं से निवेदन किया, क्या निवेदन किया कि जन्म के बाद अपने बच्चों के लिए शिक्षा, संस्कार, व्यवहार में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। और कहते हैं जुल्म ढाने के लिए हमें हर स्तर पे तैयार रहना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, जुल्म ढाने के, जुल्म जो लोग हमें ढा रहे हैं, जुल्म हम अगर अपने ऊपर ढा रहे हैं तो उसको लड़ने के लिए हमें हर स्तर पर तैयार रहना पड़ेगा। मुकाबला अगर करना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। कह रहे हैं जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आप क्यों डर रहे, आपके पास बचा क्या है खोने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं जो होगा सो देखा जाएगा। आप क्यों डर रहे, आपके पास बचा क्या है खोने के लिए, क्या बचा है जो आप गंवा देंगे।
लेकिन अगर आपने अपनी उन्नति के लिए निडर हो गए तो आप अन्याय का बदला अन्याय से नहीं बल्कि संविधान में दिए गए कानून से ले सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान की ताकत थी। उन्हें यहाँ तक किया, हजारों लड़कियां मैट्रिक पास करते और मैट्रिक पास करने के बाद वो इस देश में क्या करते हैं, केवल नौकरी तक सीमित रह सकते हैं। समाज के साथ हो रहे अन्याय को अनदेखा कर देते हैं। आपको अनदेखा अगर आपने किया तो इस आधार पे कहा जाएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उस कैटेगरी में आप भी शामिल होंगे। तो मैं ये निर्णय आप पे छोड़ती हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में शामिल होना चाहते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सख्त हिदायत दी। वो क्या कहा, आपके बेटे और बेटी जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, जब तक फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो जाते, तब तक आपको अपनी बेटी और बेटे की शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से आज का समाज ऐसा है कि लाखों केस आज कोर्ट में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी जब लड़कियां, बेटियां या बेटे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो वो